जिस डेनिम से हमारी जीन्स बनाई जाती है वो नीला होने से पहले हरा क्यों हो जाता है? 30 किलो के इस स्प्रिंग में ऐसा क्या होता है कि वो इमारत को भूकंप के झटकों से भी बचा लेता है? एक पूरा स्टेरियो सिस्टम इतना छोटा कैसे बना लिया जाता है जो हमारे कान के पीछे ही लग जाए? और ये चिपचिपी चीज हमें एक बेहतर गोल्फर कैसे बना देती है? आइए देखते हैं आज के इस एपिसोड में। डेनिम दुनिया में सबसे ज्यादा पहना जाने वाला कपड़ा है और सबसे अलग तरह से बनाया जाने वाला कपड़ा भी। इसके लिए एक खास तरह की बुनाई और रंगाई की जाती है। नीले रंग में रंगी हमारी जीन्स इतनी मेहनत के बाद ही इतनी आरामदेह बन पाती है, लेकिन डेनिम को बिना घिसे ही उसे इस तरह से घिसा हुआ कैसे बना लिया जाता है? डेनिम बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है 400 धागों से एक लंबी रस्सी बनाकर, ताकि सफेद धागों को डेनिम के पारंपरिक नीले रंग में रंगा जा सके। असली डेनिम हमेशा सूती होता है, इसलिए उसे बनाने के लिए सिर्फ सूती धागों का इस्तेमाल ही किया जाता है। ये नर्म, आरामदेह और मजबूत होता है, यानी हमारी आरामदेह जीन्स की हर खूबी उसमें होती है। धागों से रस्सी बनाने के लिए करीब 394 धागों को रैपर नाम की एक मशीन में डाला जाता है। जितने ज्यादा धागों का इस्तेमाल किया जाता है, डेनिम उतना ही सघन और टिकाऊ होता है। ये धागे रैपर के अंदर करीब 350 मीटर प्रति मिनट के दर से आगे बढ़ते हैं। हर धागे को उसके धातु के लूप में खींचा जाता है ताकि तेजी से निकलते धागे आपस में उलझे नहीं। जब सारे धागों को लूप से जोड़ दिया जाता है, तब उन्हें एक धातु की ट्यूब के बीच से गुजारा जाता है ताकि उनसे एक रस्सी बन जाए। वो रस्सी एक मशीन से बाहर आती है और एक विशाल स्पूल पर लिपटती है। उस स्पूल पर करीब 15,000 मीटर लंबी रस्सी लपेटी जा सकती है। करीब 24 स्पूल या 3.5 लाख मीटर रस्सी को एक ही बार में रंगा जा सकता है। उसे डाई में डालने से पहले रस्सियों को छत की ओर गरारी की मदद से खींचा जाता है और फिर उसे करीब 2,500 लीटर रंग से भरे डब्बों में डाल दिया जाता है। वो रंग नील से बनाया जाता है। पहले तो वो नील के पौधों के बैंगनी फूलों से बनाया जाता था, पर अब वो रासायनिक होता है और उसमें कॉस्टिक नाम का रसायन मिलाया जाता है जो नील के अणुओं को तोड़ देता है और धागे के रेशों को ढीला कर देता है ताकि रंग उसे पकड़ सके और धागे उस रंग को सोख सके। लेकिन धागे पहली बार में ही नीले नहीं हो जाते। रंग में मिला कॉस्टिक नील के आणविक ढांचे को इस कदर बदल देता है कि नील पहले धागों को चटक नीले रंग में बदल देता है। उसे सही रंग का बनाने के लिए रबर के रोलर धागों में मौजूद ज्यादा रंग निचोड़ देते हैं। फिर धागे को फिर दूसरी गरारियों की मदद से छत की ओर खींच लिया जाता है ताकि उन्हें हवा लगे और वो ऑक्सीडाइज्ड होकर नीले हो जाएं। ये वो प्रक्रिया है जिससे लोहे पर जंग लगती है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन नील के अणुओं को कॉस्टिक से हुए नुकसान को दुरुस्त कर देता है। सामान्य होने के बाद वो जाने पहचाने नीले रंग का हो जाता है। सिर्फ नील ही इस तरह से काम आता है। करीब 7 बार डुबाने के बाद ही धागे गहरे नीले रंग के बन पाते हैं, लेकिन हर डुबकी के बाद धागे के बाहरी हिस्से का सिर्फ 20% रंग ही सोख पाता है। इसी वजह से समय के साथ वो रंग उड़ता जाता है और तब हमारी जीन्स हल्के नीले रंग की हो जाती है। रंगने के बाद नीली रस्सियों को अलग अलग पीपों में लपेटा जाता है ताकि उन्हें उस मशीन में ले जाया जा सके जो उन धागों को खोलकर फिर से हजारों धागों में उसे बदल देगा। फिर उन धागों से डेनिम की बुनाई की जाती है। धागों को अलग करने के लिए उन्हें मशीन में लगे एक स्टील विंच की जरूरत पड़ती है। एक खांचे में एक धागा आता है
उसके बाद उन धागों को एक बड़े से स्पूल पर लपेटा जाता है। जब वो स्पूल भर जाता है तब धागों को फिर से अलग कर लिया जाता है और इस बार उन्हें एक बेल्ट में डाला जाता है। उसमें गर्म स्टार्च और मोम भरा होता है। ये मिश्रण पतले धागों को इतना मजबूत बना देता है कि वो बुनाई के वक्त टूटते नहीं हैं। मोम लगे इन धागों को सुखाने वाले बड़े बड़े ड्रम्स पर लपेटा जाता है, जिससे वो जल्दी सूख जाते हैं। सुखाने वाले ड्रम से बाहर आने के बाद वो धागे बेहद मजबूत हो जाते हैं, लेकिन ये मोम वाले स्टार्च की वजह से आपस में चिपके रहते हैं। इन धागों को एक बार फिर से स्टील की कंघियों से अलग किया जाता है। जब ये धागे अलग हो जाते हैं तब उन्हें लूम से लगे स्पूल पर लपेट दिया जाता है। लूम सैकड़ों धागों से कपड़ों की बुनाई करता है। और यहीं पर डेनिम को उसका अनोखा रूप और फील मिलता है। डेनिम को सफेद धागों से बुना जाता है और इसी से उसे बहुत ही फेमस टू टोन्ड लुक मिलता है। कपड़े की बुनाई के लिए नीले रंग का हर धागा धातु के एक अलग आर्म में खिंचा जाता है। उसे ड्रॉप वायर कहते हैं, क्योंकि अगर उस आर्म को धागा नहीं मिलता तो वो नीचे गिरकर मशीन को बंद कर देती है। इस तरह से तैयार डेनिम में कोई खामी नहीं रहती। जब सारे नीले धागे एक साथ जुड़ जाते हैं तब धातु के दूसरे खांचे उन्हें अलग अलग समूह में बांटते हैं, ताकि बीच में इतनी जगह हो कि उसमें सफेद धागा लगाया जा सके। ज्यादातर डेनिम 3-in-1 टेक्निक से बनाए जाते हैं, जिसका मतलब है कि नीले रंग के 3 धागे ऊपर जाते हैं और एक धागा नीचे आता है। जब वो जगह खुल जाती है तब सफेद धागा नीले धागों के बीच में बुना होता है। इसके लिए मशीन के अंदर आगे पीछे घूमने वाले एक शटल का इस्तेमाल किया जाता है। यहां लूम को हाथों से चलाया जा रहा है ताकि आप शटल को देख सके। पूरी रफ्तार से चलने पर लूम 1 घंटे में करीब 20 मीटर कपड़ा बुन लेता है। शटल के गुजरने के बाद हर बार सफेद धागे को काट लिया जाता है ताकि शटल वापस जाकर दूसरे धागे को पकड़ सके। फिर वो वापस आकर डेनिम की एक रफ्तार की बुनाई करता है। तैयार डेनिम को लूम से निकाला जाता है और उसे दूसरी मशीन में डालकर लंबाई और चौड़ाई में प्रेस श्रंक किया जाता है। सफेद धागे इस कपड़े में आड़े लगे होते हैं, यानी चौड़ाई में लगे होते हैं। उन्हें सिकुड़ने के लिए डेनिम पर दोनों तरफ से नजर रखी जाती है और वो करीब 175 डिग्री पर गर्म एक भट्टी से गुजरता है। गर्मी से सफेद धागे सेट हो जाते हैं और तब जीन्स को धोने पर वो और नहीं सिकुड़ते। जीन्स को और छोटा होने से बचाने के लिए लंबाई में नीले धागों को भी एक गर्म स्टील सिलेंडर से गुजारा जाता है और उसे प्रेस किया जाता है। उसके बाद तैयार डेनिम की जांच की जाती है ताकि उसमें कोई खामी ना रह जाए और उसके बाद उसे आपकी पसंद के अनुसार जीन्स को सिलने के लिए भेज दिया जाता है। आगे देखिए, इतनी मजबूत स्प्रिंग आखिर कैसे बनाई जाती है जो इतनी बड़ी इमारत को भूकंप के झटकों से बचाती है? और इतना छोटा एम्पलीफायर कैसे बना लिया जाता है जो आपके कानों के अंदर रखा जा सके? $30 किलो का ये स्प्रिंग भूकंप में एक इमारत के टिके रहने या ढह जाने में फर्क ला सकता है। दूसरे स्प्रिंग्स के साथ मिलकर ये भी इमारत और उसकी बुनियाद के बीच एक सस्पेंशन सिस्टम बनाता है और वो भूकंप के झटकों को सहकर इमारत को गिरने से बचाता है। ये ठीक तरह से काम कर सके इसके लिए जरूरी है कि ये कम से कम 5 टन का वजन सह सके। लेकिन कोई स्प्रिंग कॉइल्स को खोए बिना इतना वजन कैसे सह सकता है? अगर आप बेहद मजबूत स्प्रिंग बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए बेहद मजबूत स्टील। क्रोम वनेडियम स्टील के लंबे सरियों से बनाए जाते हैं। वो 1.5 इंच मोटे होते हैं और उन्हें करीब 875 डिग्री पर गर्म किया जाता है और फिर एक धातु के केंद्र के चारों ओर सांप की तरह लपेटा जाता है। क्रोम वनेडियम स्टील बेहद मजबूत स्ट्रक्चर स्टील होता है।
और इससे ऊंची इमारतों के बीम बनाए जाते हैं। ये स्टील के साथ क्रोमियम, वनेडियम और कार्बन को मिलाकर बनाया जाता है। ये तीनों स्टील को ज्यादा मजबूती देते हैं और क्रोमियम और वनेडियम उसे जंग से भी बचाते हैं। 875 डिग्री पर गर्म होने पर ये इतना नरम हो जाता है कि उसे मोड़ना आसान हो जाता है और ये इतना मजबूत होता है कि ये अपना आकार बनाए रखता है। गर्म करके मोड़े जाने के बाद स्टील के हर सरिये से एक स्प्रिंग बनता है जो करीब 1 मीटर लंबा होता है। गर्म स्प्रिंग्स को करीब 60 डिग्री पर गर्म किए गए तेल के बैग में डाल दिया जाता है। यह स्प्रिंग को धीरे धीरे ठंडा करता है, जिससे उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के स्प्रिंग वाले गुण टिकाऊ बन जाते हैं। लेकिन गर्म करने और मोड़ने से स्टील इतना कमजोर हो जाता है कि वो टूट सकता है। स्टील को फिर से पहले जैसा लचीला बनाने के लिए स्प्रिंग्स को एक भट्टी में डाल दिया जाता है, जिसका तापमान करीब 315 डिग्री तक होता है। गर्मी से स्टील का तनाव निकल जाता है और वो फिर से टूटे बिना स्प्रिंग की तरह दबने लगता है। जब स्टील ठंडा हो जाता है तब स्प्रिंग को एक बहुत ही बड़ी ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है। वो उनको दोनों किनारों से घिस देती है। घिसने वाले पत्थरों और स्प्रिंग्स के बीच घर्षण कम करने के लिए एक लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यहां काम रोक दिया है ताकि आप इस घिसने वाले पत्थर को देख सकें। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना होता है, उसी चीज से जिससे चाकू पर धार चढ़ाते हैं। ये पत्थर दोनों किनारों से करीब आधा इंच स्टील घिस देता है। इस तरह इन्हें इमारत के नीचे चपटा बिठा दिया जाता है। इमारत के बोझ में स्प्रिंग घिसे या टूटे नहीं, इसके लिए हर एक को एक कंप्रेशन मशीन में नीचे लाया जाता है और वहां स्प्रिंग को 4 टन के बोझ के नीचे दबाया जाता है, इतना कि हर एक दूसरे को छूने लगे। इसे करीब 3 सेकंड्स के लिए दबाया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है ताकि वो फिर से पहले जैसा हो जाए। मशीन से दबाए जाने के बाद स्प्रिंग से अतिरिक्त ऊंचाई निकल जाती है और वो करीब 13 सेंटीमीटर छोटा हो जाता है। लेकिन इसके बाद वो अपना आकार बनाए रखता है और इमारत के बोझ से टूटता नहीं है। ऐसे में भूकंप के झटकों के बीच स्प्रिंग दबता है और फिर उठ जाता है। इससे इमारत पर कम असर होता है। प्रेस से बाहर आते ही हर स्प्रिंग को माप कर देखा जाता है कि वो वापस अपने आकार में आ जाता है या नहीं और चारों ओर से बराबर ऊंचाई पर है या नहीं। छोटी से छोटी खामी की जांच करने के लिए तैयार स्प्रिंग पर आयरन ऑक्साइड डाला जाता है, जो अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे चमकने लगता है। इस मिश्रण की मदद से हर उस दरार या सुराख को देखा जा सकता है जो हमारी आंखें वैसे नहीं देख पाती। वहां से पास होने के बाद स्प्रिंग्स पर रंगहीन फ्रॉस्टेड पेंट की परत चढ़ाई जाती है, जो उसे घिसने और जंग लगने से बचाता है। उसके बाद उसके ऊपर बिजली के चार्ज वाला काला रंग लगाया जाता है। ये वही रंग होता है जो वाहनों में लगने वाले स्टील के पुर्जों पर लगाया जाता है। रंग में मौजूद बिजली का चार्ज उस स्टील की तरफ किसी चुंबक की तरह खींचता है, इसलिए रंग और स्टील के बीच हवा या नमी नहीं रुक पाती। उस रंग को तपाने के बाद स्प्रिंग पूरी तरह से भूकंप के झटके सहने के लिए तैयार होते हैं, ताकि इमारत को गिरने से बचाने में मदद कर सके। आगे देखिए एक ऐसा छोटा सा स्टेरियो सिस्टम जो आप अपने कानों में लगा सकते हैं। और आखिर प्लास्टिक को मेल्ट करने से गोल्फ कोर्स में कैसे मदद मिल सकती है? हियरिंग एड असल में एक आला दर्जे का स्टेरियो सिस्टम होता है, लेकिन ये सिस्टम इतना छोटा होता है कि हमारे कान के पीछे लग जाए। इसमें 2 माइक लगे होते हैं और एक कंप्यूटर भी, जो साउंड सिग्नल को कन्वर्ट करके एक प्लास्टिक ट्यूब के किनारे पर लगे स्पीकर में भेज देता है। लेकिन इतने उपकरणों को इतना छोटा कैसे बनाया जा सकता है कि वो प्लास्टिक के 2.5 सेंटीमीटर के खोल में समा जाए? इसकी शुरुआत होती है एक छोटा सा कंप्यूटर बनाने से, जो हियरिंग एड के अंदर लग जाए और आवाज को एम्पलीफाई करे।
ये एक मशीन की मदद से एक पीली एडहेसिव बेकिंग वाली एक चादर से बनाए जाते हैं, जो एक क्रेडिट कार्ड जितना बड़ा होता है। हर पीली चादर के करीब 32 कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं। एक कंप्यूटर बनाने के लिए 3 छोटे चिप्स की जरूरत पड़ती है। एक कार्ड पर 96 चिप्स लगाने के बाद सारे 32 कंप्यूटर तैयार हो जाते हैं। जब सारे चिप्स लगा दिए जाते हैं, तब 32 कंप्यूटर्स वाली उस पीली चादर को एक हॉट प्लेट पर रखा जाता है, जहां उन छोटे कंप्यूटर्स के पीछे धातु की परत चढ़ाई जाती है। धातु की मदद से बिजली की धारा कंप्यूटर के पुर्जों के बीच जाती है। जब यह परत जम जाती है, तब एक दूसरी मशीन सारे 32 कंप्यूटर्स के पीछे से पीली परत को तोड़ देती है और फिर धातु के पतले आर्म्स बड़ी बारीकी से हर कंप्यूटर वाली पट्टी को मोड़ देते हैं और फिर वो कंप्यूटर 2.5 सेंटीमीटर की एक पट्टी से एक छोटा सा बंडल बन जाता है, एक डाक टिकट के 8वें हिस्से जितना बड़ा। इसके बाद उस लपेटे हुए कंप्यूटर को तांबे के एक खोल में बांधकर एक छोटे से सर्किट बोर्ड से जोड़ दिया जाता है। कंप्यूटर की तरह सर्किट बोर्ड भी बेहद लचीला होता है और उसे लपेटकर सुनने वाली मशीन में डाला जा सकता है। लेकिन इससे पहले इन लोगों को उससे एक छोटा सा साउंड सिस्टम जोड़ना पड़ता है, जो आवाज सुनाता है, और उसमें 2 माइक भी लगाने होते हैं, जो हमारे ईयर ड्रम का काम करते हैं। वो आवाज को सर्किट बोर्ड में भेजते हैं, जिससे होकर वो आवाज हमारे कान में लगे एक छोटे से स्पीकर तक जाती है। उस साउंड सिस्टम को बनाने के लिए सर्किट बोर्ड को धातु के बने सांचे में लगाया जाता है, जो उसे स्थिर रखते हैं, और फिर सारे पुर्जे जोड़ दिए जाते हैं। एक दूसरे सांचे में दोनों माइक जोड़ दिए जाते हैं। ये वैसे ही माइक होते हैं जो हमारे मोबाइल फोन में लगे होते हैं। इन माइक्स को लगाने के बाद इनके ऊपर गोंद की एक बूंद गिरा दी जाती है। इसके बाद माइक वाले खांचे को सर्किट बोर्ड वाले खांचे के ऊपर रख दिया जाता है और एक आदमी माइक्स को सही जगह पर जोड़ देता है। इस तरह से लगाए जाते हैं कि मशीन का इस्तेमाल करने वाला इंसान एक माइक से सामने से आ रही आवाज और दूसरे माइक से पीछे से आने वाली आवाज सुन सके। जब दोनों माइक्स लगा दिए जाते हैं, तब सर्किट बोर्ड पर तांबे का प्लग लगा दिया जाता है और उसे तांबे के तार की मदद से सोल्डर कर दिया जाता है। इससे कान में लगने वाला स्पीकर जोड़ा जाता है। एक बार ये प्लग अपनी जगह पर लग जाता है तो वो साउंड सिस्टम तैयार हो जाता है। हियरिंग एड में लगाने के लिए लचीले सर्किट बोर्ड को कंप्यूटर, दोनों माइक और स्पीकर प्लग के साथ लपेटकर एक प्लास्टिक फ्रेम में डाल दिया जाता है, जो चवन्नी जितना बड़ा होता है। जब ये सर्किट बोर्ड डाल दिए जाते हैं, तब एक आदमी उसे प्लास्टिक के एक मजबूत खोल के अंदर लगा देता है। इसके बाद छोटे से स्पीकर को प्लग से जोड़ दिया जाता है और यह मशीन हर बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। शायद कुछ ज्यादा ही सुन लेती है। आगे देखिए, आखिर गोल्फ कोर्स में किसी प्लास्टिक का क्या काम। हमारे गोल्फ क्लब के अलावा गोल्फ पोस्ट पर यह शायद दूसरा सबसे अहम उपकरण होता है। यह है जिसका इस्तेमाल गोल्फर किसी बंकर में एक खराब शॉट मारने के बाद रेत को बराबर करने के लिए करते हैं। आमतौर पर यह रैक ज्यादातर वक्त धूप में ही पड़ा रहता है। जब कोई गोल्फर एक खराब शॉट मारता है, तभी इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए इसे इतना मजबूत होना चाहिए कि धूप और भन्नाए हुए गोल्फर की झल्लाहट को सह सके। जिस प्लास्टिक से ये रैक बनाया जाता है, वो भी रेत जैसा ही नजर आता है, लेकिन असल में वो प्लास्टिक की करोड़ों गोलियां होती हैं, जिन्हें पिघलाकर ये रैक सांचों में डाल दिया जाता है। ये काली और सफेद गोलियां पॉलीएथिलीन से बनी होती हैं। ये प्लास्टिक मॉलिक्यूल संरचना इतनी मजबूत होती है कि वो धूप की गर्मी और गोल्फ कार्ट के नीचे आने के बाद टूटती नहीं है। काली गोलियों से रंग मिलता है और पॉलीएथिलीन पैराफिन वैक्स भी मिलाया जाता है, जिससे प्लास्टिक को लचीलापन मिलता है और वो टूटने के बजाय मुड़ जाता है।
इन गोलियों से रैक बनाने के लिए गोलियों को एक हॉपर से प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है। मशीन में जाने के बाद प्लास्टिक को 215 डिग्री पर गर्म किया जाता है, जिससे वो पिघल जाता है और उसे सांचों में डालकर रैक हेड्स बनाए जाते हैं। प्लास्टिक के गाढ़ेपन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर वो ज्यादा गाढ़ा या पतला हो गया तो मशीनों में ठीक से नहीं बहेगा। फिर हाइड्रोलिक से चलने वाला एक बड़ा सा रैम इस चिपचिपे प्लास्टिक को सांचे में करीब 4 क्विंटल प्रति इंच के दबाव से दबाता है। 50 सेकंड्स के बाद प्लास्टिक इतना ठंडा हो जाता है कि एक तैयार रैक हेड के रूप में सांचे से बाहर आ जाता है। हम अपने अहाते की सफाई के लिए जिस रैक का इस्तेमाल करते हैं, ये उससे बिल्कुल अलग होता है। इसके दांत छोटे और मोटे होते हैं और इनकी नोक गोल होती है ताकि रेत की वजह से अच्छी तरह से ठीक कर सके। ये मशीन इतनी तेजी से काम करती है कि इससे हर मिनट में एक रैक हेड बाहर आता है। उतनी देरी में तो आप अपना बंकर भी साफ नहीं कर सकते। तैयार हेड को एक सुखाने वाले रैक पर रख दिया जाता है, जिससे सूखने पर प्लास्टिक का आकार बरकरार रहता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि 2 या 3 मिनट में काम खत्म हो जाता है। जब ये रैक तैयार हो जाते हैं, तब बाहर आने के बाद एक आदमी उसके ऊपर जमे अतिरिक्त प्लास्टिक को छांट देता है और एक ड्रिल की मदद से उसे घिसकर उसके किनारों को सपाट कर देता है। तब वो रेत को ऊंचा नीचा नहीं घसीटता। फिर गोल्फ कोर्स में ले जाने के बाद इसमें लकड़ी के हैंडल को लगा दिया जाता है और फिर रैक अपना काम करने के लिए तैयार होते हैं, आपका बंकर साफ करने को।